नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 22 दिसंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 को आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। द कोड ऑन वेजेस 2019 कैसे बंधुआ मजदूरी को वैध करती है, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। उड़ान योजना का अब तक कैसा प्रदर्शन रहा है, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और 2019 के जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का लद्दाख पर क्या असर पड़ा है, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है थिंकिंग बिफोर लिंकिंग, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसद के द्वारा चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पास कर दिया गया है और इसी को आधार बना करके यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि अपने प्रगतिशील पहलुओं के बावजूद मतदाता सूची को आधार से जोड़ने से आशंकाएं पैदा होती हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये जो संशोधन विधेयक संसद के द्वारा पास किया गया है उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि बिल कुछ चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करता है। आपको यह ध्यान में रखना है कि 1950 का जो अधिनियम है वह चुनावों के लिए सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाताओं की योग्यता और मतदाता सूची तैयार करने का प्रावधान करता है। उसी तरीके से 1951 का जो अधिनियम है वह चुनावों के संचालन और चुनावों से संबंधित अपराधों और विवादों के निपटारे का प्रावधान करता है। और इसी में सरकार के द्वारा कुछ चेंजेस यहाँ पर किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंजेस सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो ये है कि सरकार मतदाता सूची डेटा को आधार से जोड़ना चाहती है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 1950 का जो अधिनियम है उसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल से ज्यादा उम्र का हो चुका है, जो कि हमारा वोट डालने का एज है, तो वह व्यक्ति निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को अपना नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आवेदन कर सकता है। सत्यापन के बाद यदि अधिकारी संतुष्ट है कि आवेदक पंजीकरण का हकदार है तो वह आवेदक के नाम को मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश देता है। यहां पर जो संशोधन विधेयक लाया गया है उसमें यह कहा गया है कि चुनावी पंजीकरण अधिकारी आपकी पहचान को सत्यापित करने के लिए आपसे आधार नंबर प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को, उसकी सत्यापन के लिए आपको हो सकता है कि आप आधार नंबर उसको दें। यहां पर यह भी कहा गया है कि यदि आपका नाम पहले से ही मतदाता सूची में है तो जो भी सूचनाएं आपने यहां पर दी हैं उसके प्रमाणीकरण के लिए भी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी आपसे आधार मांग सकता है, ताकि आपके द्वारा जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसकी सत्यता का जांच हो सके। तो यहाँ पर दोनों के लिए अगर कोई नया व्यक्ति अपना पंजीकरण कराना चाहता है तो उसे भी अपने द्वारा दी गई सूचनाओं के सत्यापन के लिए आधार देना पड़ सकता है, और जिस व्यक्ति का नाम पहले से ही मतदाता सूची में है तो यहाँ पर भी उसके द्वारा दी गई जो जानकारी है उसके सत्यापन के लिए आधार की मांग की जा सकती है। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा या फिर उनके नाम को सूची से नहीं हटाया जाएगा यदि वे पर्याप्त कारण के कारण आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर और कोई कारण है जिसके कारण अगर आप अधिकारी को अपना आधार कार्ड नहीं दे सकते हैं तो इस कारण से आपके नाम को मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। यहाँ पर यह बात सरकार के द्वारा कही जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपना आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं कर पाएगा ऐसे व्यक्तियों को केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जिस पर्याप्त कारण की यहाँ पे चर्चा की गई है सरकार के द्वारा,
अभी उसके बारे में इस बिल में कोई भी चर्चा नहीं है। आगे चल करके इसके नियम बनाए जाएंगे। अगर हम इस बिल के उद्देश्यों की बात करें तो यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि सरकार मतदाता सूची में जो गलतियां हैं उसे दूर करना चाहती है। वह फर्जी मतदाताओं को इससे बाहर निकालना चाहती है। और ये सारी बातें सुनने में बहुत ही अच्छी हैं, प्रशंसनीय हैं, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे भी हैं जिसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना आधार विवरण प्रस्तुत करने का अनिच्छुक है या फिर असमर्थ है तो हो सकता है कि उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाए और वह मतदान करने से वंचित हो जाए। इसकी भी यहाँ पर आशंका है। इसके अलावा यहाँ पर गोपनीयता का मुद्दा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इससे गोपनीयता का संभावित उल्लंघन हो सकता है। यहाँ पर संभावना ये है कि मतदाताओं की प्रोफाइलिंग के लिए जनसंख्या के विवरण का दुरुपयोग किया जा सकता है। यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह चुनावों में अपने आप को जिताने के लिए किस एरिया में कितने मतदाता हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, इसका जो विवरण है उसका उपयोग कर सकती हैं। इसे ही हम कहते हैं मतदाताओं का प्रोफाइलिंग। तो यहाँ पर कुछ आशंकाएं भी हैं जिसको लेकर के यहाँ पे चर्चा की जा रही है। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि आधार डेटाबेस मतदाता पहचान को सत्यापित करने के लिए सही नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आधार कार्ड है वह निवासियों का एक पहचान पत्र है, ना कि यह भारत में रहने वाले नागरिकों को नागरिकता का पहचान देता है। और इसी को लेकर के यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अभी भारत में सभी के पास आधार कार्ड भी नहीं है और जितने कार्ड यहाँ पर भारत में बनाए गए हैं कि उसमें अभी भी काफी गलतियां हैं और इसको लेकर के शिकायतें जो हैं वो सामने आती रहती हैं। और इसीलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का जो फैसला लिया गया है उसके गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। इस एडिटोरियल में कहा गया है कि यदि सरकार वास्तव में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव करने का कोई मकसद नहीं रखती है तो उसे नए प्रावधानों को लागू करने से पहले इस पर जनता की राय आमंत्रित करनी चाहिए और गहन संसदीय जांच की अनुमति देनी चाहिए, ताकि इसमें जो कमियां हैं वह खुल करके सामने आ सकें, ना कि आनन फानन में इसे संसद से पास करा करके लागू कर देना चाहिए। यहाँ पर एक और जानकारी जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आखिर मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की जो बहस है वो कब शुरू हुई, ये भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपको ध्यान में रखना है कि मार्च 2015 में चुनाव आयोग ने एक राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें डुप्लीकेट नामों को हटाने के लिए आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की मांग की गई थी, लेकिन उस समय यह लागू नहीं हो पाया था। तो इस एडिटोरियल में जो संभावित खतरे हो सकते हैं इस संशोधन विधेयक के, उसको लेकर के चर्चाएं की गई हैं। और यहाँ पर जो सबसे अंतिम में ये बात कही गई है कि सरकार को इसे लागू करने से पहले इस पर लोगों की राय लेनी चाहिए, संसद पर इस पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। यह बहुत ही जरूरी कदम है जिससे लोगों में सरकार के प्रति जो शंकाएं हैं वह खत्म हो जाएं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है हाउ द कोड ऑन वेजेस लीगलाइजेज बॉन्डेड लेबर, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे चर्चा हो रही है द कोड ऑन वेजेस 2019 की, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो सरकार के द्वारा चेंजेस किए गए हैं उसके कारण हमारे देश में बंधुआ मजदूरी की जो समस्या है वह और बढ़ सकती है। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से मजदूरी पर यह जो संहिता है वह बंधुआ मजदूरी को वैध करती है। आपको यह ध्यान में रखना है कि द कोड ऑन वेजेज 2019 इसमें एक बहुत बड़ी छूट नियोक्ताओं को दी गई है, यानी कि जो नौकरी देते हैं उनको दी गई है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो नियोक्ता हैं वह अपने कर्मचारियों को असीमित अग्रिम ऋण दे सकते हैं और उन पर बेहिसाब ब्याज दर भी वसूल सकते हैं। और इसी को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि कैसे ये जो छूट दी गई है नियोक्ताओं को कि वो अपने कर्मचारियों को एडवांस दे सकते हैं, और यहाँ पर कोई सीमा भी नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि वो असीमित एडवांस दे सकते हैं और उस एडवांस को वो धीरे धीरे उनकी सैलरी से काटेंगे। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो वे एडवांस देते हैं अपने कर्मचारियों को उन पर वह
इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं, यानी कि ब्याज भी लगा सकते हैं। और इसी को यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि कैसे इसका उपयोग नौकरी देने वाले यानी कि नियोक्ताओं के द्वारा अपने कर्मचारियों को एक तरीके से बंधुआ मजदूर बनाने में किया जा सकता है। आपको यह ध्यान में रखना है कि न्यूनतम मजदूरी नियम 1950 का जो नियम 21 है उसमें यह कहा गया है कि नियोक्ता श्रमिकों के वेतन से कुछ कटौती कर सकते हैं। कटौती कब कर सकते हैं? अगर नियोक्ताओं के द्वारा श्रमिकों को एडवांस में कुछ पैसा दिया गया है, तो यहाँ पर नौकरी देने वाला जो नियोक्ता है वह उस पैसे की कटौती धीरे धीरे मजदूर की सैलरी से कर सकता है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि नियोक्ता के द्वारा किसी भी व्यक्ति को 2 कैलेंडर महीनों के लिए जो मजदूरी मिलती है उससे ज्यादा की धनराशि एडवांस में नहीं दी जा सकती है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए एक कोई कर्मचारी है और यहाँ पर उसकी सैलरी 20,000 की है, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि नियोक्ता यानी कि जो नौकरी देने वाला है वह ए को एडवांस दे सकता है, लेकिन वो जो एडवांस होगा वह 2 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा, यानी कि 40,000 से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। और इस 40,000 को नियोक्ता के द्वारा उस मजदूर उस कर्मचारी के सैलरी से धीरे धीरे काटा जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो पैसा 1 महीने में काटा जाएगा नियोक्ता के द्वारा वह उसकी सैलरी का 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर नियोक्ता के द्वारा 1 महीने में 5,000 से ज्यादा का अमाउंट उस व्यक्ति के सैलरी से नहीं काटा जा सकता। तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि न्यूनतम मजदूरी नियम 1950 में क्या नियम था। अब यहाँ पर सरकार के द्वारा जो नियम लाया गया उसमें यह कहा गया कि जो नियोक्ता है वह अपने कर्मचारियों को असीमित एडवांस दे सकता है। और यहाँ पर जो एडवांस है वह यात्रा भत्ता भी हो सकता है, वाहन भत्ता भी हो सकता है, और इन सभी की वसूली नियोक्ताओं के द्वारा की जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि जब नियोक्ता इसकी वसूली करेगा तो वह इस एडवांस पर इंटरेस्ट भी जोड़ सकता है। और यहाँ पर यह क्लियर नहीं है कि आखिर ये जो इंटरेस्ट है वो कितना हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 2 चेंजेस साफ साफ देखने को मिलेंगे। पहला कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई भी नियोक्ता अपने कर्मचारी को 2 महीने से अधिक का जो अमाउंट है उससे ज्यादा एडवांस नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर इस सीमा को सरकार के द्वारा हटा दिया गया, यानी कि यहाँ पर जो नियोक्ता है वह अपने कर्मचारी को 6 महीने के बराबर जो उसकी सैलरी है उसका भी एडवांस दे सकता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की जो मासिक सैलरी है वो 20,000 है, तो यहाँ पर नियोक्ता उसे 1,20,000 तक का एडवांस पेमेंट कर सकता है, जिसे वो धीरे धीरे उसकी सैलरी से काटेगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर यह कहा गया है कि नियोक्ता के द्वारा जब इस अमाउंट को काटा जाएगा उसकी सैलरी से, तो यहाँ पर हो सकता है कि नियोक्ता इस पर ब्याज दर भी ऐड कर दे। और उस ब्याज का दर क्या होगा इसको लेकर के इस कानून में कोई भी क्लियरिटी नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा चेंजेस यहां पर किया गया, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा कि नियोक्ता के द्वारा उस कर्मचारी के सैलरी से 1/4 से ज्यादा हिस्सा यहां पर नहीं काटा जा सकता। लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी के मासिक वेतन के आधे वेतन तक यहां पर पैसे को काटा जा सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का सैलरी 20,000 है तो यहां पर उस एडवांस पेमेंट को वसूलने के लिए हो सकता है कि नियोक्ता उसकी सैलरी का आधा हिस्सा यानी कि 10,000 रुपए उसके सैलरी से हर महीने काटना शुरू कर दे। जबकि हमने अभी अभी पढ़ा कि जो इससे पहले कानून था उसमें यह जो प्रतिशत था वह मात्र 1/4 था। तो यहां पर जो चेंजेस किए गए हैं उसी का हवाला देते हुए यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो चेंजेस हैं वह किसी ना किसी तरीके से मजदूर को नियोक्ता का बंधुआ मजदूर बनाते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी मजदूर के द्वारा बहुत बड़ा राशि ले लिया गया है तो नौकरी देने वाला उस मजदूर को एडवांस पेमेंट के नाम पर और उसकी वसूली के नाम पर उसे बहुत दिनों तक बंधुआ मजदूर बनाकर के रख सकता है। और इसी की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर इस मामले को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि इस मुद्दे को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर राजस्थान का नागौर जिले में जो एक खनन क्लस्टर है वहां पर किए गए एक सर्वेक्षण का एग्जाम्पल दिया गया है। आपको ध्यान में रखना है
कि खान श्रम संरक्षण अभियान 2015 में शुरू किया गया था और यहाँ पर राजस्थान के नागौर जिले के एक खनन क्लस्टर में बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया गया और पाया गया कि 3 में से 1 श्रमिक ने अपने नियोक्ता से 1000 से लेकर के 1.5 लाख तक का अग्रिम राशि लिया है और यहाँ पर 50% लोगों ने ये कहा कि उन्होंने पहले के नियोक्ता और साहूकार को भुगतान करने के लिए ये राशि ली है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी में जा रहा है तो यहाँ पर अगर उसने इस नौकरी देने वाले से कुछ एडवांस पेमेंट लिया है तो उसको चुकाने के लिए उसने दूसरी कंपनी से एडवांस पेमेंट लिया है, या फिर अगर उसके पास किसी साहूकार का लोन पड़ा हुआ है तो उसको चुकाने के लिए कंपनी से उस व्यक्ति के द्वारा लोन लिया गया है या फिर एडवांस पेमेंट लिया गया है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कंपनियों के द्वारा मजदूरों को एडवांस पेमेंट के नाम पर अपना गुलाम बनाया जा रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा एडवांस पेमेंट दे दिया जाता है और धीरे धीरे यह जो पेमेंट है उनकी सैलरी से काटा जाता है। उनकी सैलरी को नहीं बढ़ाया जाता, उनकी आधी सैलरी को काट लिया जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी सुधार नहीं होता और वह नौकरी देने वाले के चंगुल में फंसा रहता है। और इसी के कारण यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ये जो चेंजेस सरकार के द्वारा किए गए हैं वह कहीं ना कहीं हमारे देश में बंधुआ मजदूरी को बढ़ाने का काम कर रही हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है वो ये है कि अब यहाँ पर राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि श्रम संहिता में ये जो कमी है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा दलितों और भूमिहीनों पर पड़ रहा है। उदाहरण के लिए नागौर के अध्ययन में पाया गया कि जो 56% मजदूर हैं जिन्होंने नियोक्ता से एडवांस पेमेंट लिया है दलित थे। और अगर हम भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की बात करें तो इन मजदूरों में भी जो बड़ा हिस्सा है वह दलितों का है। और इसको लेकर के यहाँ पर यह कहा गया है कि चूंकि ये लोग गरीब होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो इन्हें आसानी से एडवांस पेमेंट के नाम पर कर्ज में बांध दिया जाता है, उनसे जबरन मजदूरी कराई जाती है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहा गया है कि कर्ज बंधन और जबरन मजदूरी हमारे देश में इसीलिए फल फूल रही है क्योंकि सरकारों ने मजदूरों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। वैसे तो संसद के द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे देश में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर लेखक का साफ साफ कहना है कि ये जो चेंजेस किए गए हैं सरकार के द्वारा वह कहीं ना कहीं हमारे देश में बंधुआ मजदूरी को बढ़ावा दे रहा है, हालांकि उसका स्वरूप दूसरे तरह का है। आइए एक और न्यूज़ का हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 15 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है द प्रॉब्लम्स विद इन द उड़ान स्कीम और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर उड़ान स्कीम को लेकर के चर्चाएं की गई हैं। इस स्कीम के तहत क्या बातें कही गई थी, क्या वो पूरी हुई कि नहीं, इसमें क्या कमियां हैं, उसको लेकर के यहाँ पर स्थिति साफ करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री के द्वारा लगभग 5 साल पहले उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी जिसका उद्देश्य था जन जन तक हवाई यात्रा की जो सुविधा है उसे पहुंचाना। और यहाँ पर इस योजना के तहत एयरलाइंस ने जहां 400 से ज़्यादा रूट शुरू किए उनमें से कुछ रूट अभी बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर इस योजना के तहत ये कहा गया था कि वैसे हवाई अड्डे जो कम उपयोग में किए जाते हैं उनका पुनरुद्धार किया जाएगा और उनके माध्यम से टीयर 2 और टीयर 3 शहर जो हैं हमारे देश में उनको हवाई संपर्क में लाया जाएगा, वहां तक हवाई संपर्क को बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर जो भारत के जो छोटे शहर हैं टीयर 2 और टीयर 3 टाइप के जो शहर हैं वहां तक भी हवाई यात्रा को सुनिश्चित करने का सपना इस योजना के तहत देखा गया था। यहाँ पर एयरलाइंस को बोली प्रक्रिया के माध्यम से मार्ग प्रदान किए जाते हैं और उन्हें उड़ान के प्रति घंटे 2500 की दर से हवाई किराए की पेशकश करने की आवश्यकता होती है। यानी कि बहुत ही सस्ती दरों पर यहाँ पर हवाई यात्रा करने की पेशकश की गई थी। यहाँ पर सरकार के द्वारा इस योजना के पहले 3 वर्षों में 50 हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के लिए 4500 करोड़ रुपए भी दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर जो योजना है वह कुछ मुश्किल स्थिति का सामना करनी पड़ रही है और यहाँ पर इसकी स्थिति को लेकर के चर्चा किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जनवरी 2017 से अब तक कुल 9 दौर की बोली हो चुकी है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने
2024 तक कम से कम 1000 आरसीएस का मतलब यहाँ पर है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम मार्गों को शुरू करने और कम से कम 100 अनारक्षित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों को चालू करने का लक्ष्य रखा है। तो 2024 तक यहाँ पर जो मार्ग होंगे जिन पे सस्ती दरों पर हवाई यात्रा कराई जाएगी, उनकी जो संख्या है वह 1000 तक ले जाने की यहाँ पर योजना बनाई गई थी और कम से कम 100 अड्डों को यहाँ पर चालू करने का लक्ष्य रखा गया था। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अब तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा उड़ान के तहत 948 मार्गों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 403 मार्गों ने 65 हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए उड़ान भरी है, जिसमें से 8 हेलीपोर्ट शामिल हैं। इसी के तहत 14 जल हवाई अड्डों को जोड़ने वाले कुल 28 समुद्री मार्गों का भी योजना बनाया गया था, जिसमें से केवल 2 ही शुरू हो पाए हैं। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि यहाँ पर जो भी डेटा दिया गया है उसमें से कुछ जो रूट हैं वह अभी बंद कर दिए गए हैं। और इसके कारण क्या हैं? इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला है कि भूमि की कमी के कारण हवाई अड्डे या हेलीपोर्ट का स्थापना यहाँ पर विफल रहा है, यहाँ पर उनका निर्माण नहीं किया जा सका। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जिन एयरलाइंस को ये रूट दिए गए थे उड़ान भरने के लिए, वे इन मार्गों पर उड़ान शुरू करने में या तो असमर्थ रहे हैं या फिर जिन एयरलाइंस के द्वारा यहाँ पर उड़ान शुरू भी किया गया है वह इसको बनाए रखने में असमर्थ रहे हैं, यानी कि उनके द्वारा इन मार्गों पर उड़ान को बंद कर दिया गया है। और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वह कोविड-19 महामारी का है, जिसके कारण इस योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो जो लक्ष्य रखा गया था 2024 तक का, उस लक्ष्य को पूरा करना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो गया है, खास करके कोविड-19 महामारी के कारण। यहाँ पर चुनौतियों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि इस योजना के तहत कई छोटे कंपनियों को मार्ग प्रदान किए गए थे, लेकिन ये जो क्षेत्रीय वाहक हैं, जो क्षेत्रीय कंपनियां हैं, उनकी वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब हो चली है, जिसके कारण इस योजना में मुश्किल पैदा हो रहा है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में ट्रूजेट, एयर ओडिशा और एयर डेक्कन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिनकी की माली हालत बहुत ही खराब हो गई है, जिसके कारण इनको जो रूट दिए गए थे उन रूट पर इन्होंने अपनी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर इन छोटे छोटे एयरलाइंस का यह भी कहना है कि इन्हें पायलटों के लिए या फिर अन्य कर्मचारियों के लिए बड़ी एयरलाइंसों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, क्योंकि बड़ी जो एयरलाइंस है वो ज़्यादा पैसा देते हैं अपने कर्मचारियों को, जबकि ये छोटे एयरलाइंस हैं वह उतना पैसा नहीं दे पाती, जिसके कारण उनके पास पायलट और दूसरे कर्मचारियों की भारी कमी है। यहाँ पर आगे की राह की चर्चा की गई है और यहाँ पर कहा गया है कि जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो सरकार ने कहा था कि इन छोटे एयरलाइंस को शुरुआती 3 साल की अवधि में एक मार्ग पर उड़ान भरने में अगर कोई कमी होता है, कोई दिक्कत आता है या फिर उन्हें लॉस होता है, तो यहाँ पर सरकार उन्हें सब्सिडी प्रदान करेगी। और यहाँ पर बहुत सारे एयरलाइंस का ये कहना है कि सरकार को ये जो अवधि है उसे बढ़ाना चाहिए और जो सब्सिडी की अवधि है उसे 2 साल और बढ़ाने की मांग यहाँ पर बहुत सारे छोटे एयरलाइंसों के द्वारा की जा रही है। और कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए सरकार को भी इन मांगों को मानना चाहिए, जिससे कि ये छोटे छोटे एयरलाइंस है जहाँ पर वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब हो चली है कोविड-19 के कारण, वे इस योजना को आगे बढ़ा सकें। उन्हें अगर सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो वे इन मार्गों पर उड़ान नहीं भर पाएंगे और यहाँ पर सरकार को जो सब्सिडी की अवधि है उसे 2 साल और बढ़ाने पर जरूर विचार करना चाहिए। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द डीपली इनसिक्योर यूनियन टेरिटरी और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है कि यह पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद से लद्दाख में बहुत ही कम स्वायत्तता और सहभागी लोकतंत्र मौजूद है। सहभागी लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन रही है और जिस तरीके से लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी में बदला गया है उससे कहीं ना कहीं लद्दाख की जो स्वायत्तता थी और जो सहभागी लोकतंत्र था उसमें कमी आई है। यहाँ पर ये बताया गया है कि 2019 के जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के पहले लद्दाख में एक त्रिस्तरीय प्रशासनिक प्रणाली था और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब हमारे संविधान में
जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जा रहा था, उसी समय लद्दाख में लेह और कारगिल की स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद का भी निर्माण किया गया था। इसी तरीके से जम्मू और कश्मीर की द्विसदनीय विधायी प्रणाली ने लद्दाख को स्वायत्तता और सहभागी लोकतंत्र दिया। इसने लद्दाख की आदिवासी बहुल आबादी के हितों को सुरक्षित भी किया। आप सभी जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में द्विसदनीय व्यवस्था थी, यानी कि वहां पर विधान परिषद भी था और विधान सभा भी था, और इन दोनों में लद्दाख से लोग चुन करके जाते थे। और जम्मू और कश्मीर के विधान मंडल के द्वारा ऐसे बहुत सारे काम किए गए थे जिससे कि लद्दाख की जो आबादी है वह अपने हितों को सुरक्षित महसूस करती थी। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर कहा गया है कि लद्दाख में सबसे बड़े निर्वाचित निकाय यानी कि हिल काउंसिल को राज्य सरकार के द्वारा राज्य विधानसभा के माध्यम से और अधिक सक्षम बनाया गया था, और दोनों संस्थान यानी कि हिल काउंसिल और जम्मू कश्मीर की सरकार है वह अच्छे तरीके से काम कर रही थी। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो पहाड़ी परिषद थे यानी कि हिल काउंसिल थे, उनके पास लद्दाख में भूमि पर अधिकार थे, जबकि भूमि के संबंध में अधिकांश बड़ी चिंताओं को अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर के मजबूत भूमि संरक्षण कानूनों के तहत संरक्षित किया गया था। इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजपत्रित अधिकारियों यानी कि गेस्टेड ऑफिसर की भर्ती की जाती थी। जिला सेवा चयन बोर्ड जिला स्तर पर लोग की भर्तियां करता था, लेकिन आज लद्दाख में कोई लोक सेवा आयोग नहीं है। जिला स्तर पर भर्ती करने के लिए हिल काउंसिल की शक्ति भी उपराज्यपाल के कारण प्रभावित हुई है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो लद्दाख में अब कोई भी कानून मौजूद नहीं है जो वहां की भूमि, यहाँ तक कि वहाँ की जो नौकरियाँ होती हैं उनकी रक्षा कर सके। आपको ये ध्यान में रखना है कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 2019 में यह सिफारिश की थी कि लद्दाख को आदिवासी क्षेत्र घोषित किया जाए, लेकिन इस सिफारिश पर कोई भी काम नहीं हुआ। यहाँ पर यह कहा गया है कि पुनर्गठन अधिनियम ने लद्दाख से सहभागी लोकतंत्र को छीन लिया है। यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले तो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य जो लद्दाख से चुन करके जाते थे उन सभी सीटों को खत्म कर दिया गया, और दूसरा हिल काउंसिल का जो कामकाज है उसे भी कमजोर कर दिया गया इस पुनर्गठन अधिनियम के कारण। और लद्दाख के लोगों का जो एकमात्र प्रतिनिधि है वह सिर्फ वहां का सांसद है जो कि उनकी बातों को संसद में उठाता है। यानी कि जो सहभागी लोकतंत्र है उसमें गिरावट आई है लद्दाख में, और लद्दाख के लोग इसको लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ की जो भूमि है, वहाँ की जो नौकरियाँ हैं वह सुरक्षित नहीं है, और इन्हीं सभी के कारण लद्दाख में दो प्रमुख समूहों का उदय हुआ है। एक का नाम है द एपेक्स बॉडी ऑफ लेह और दूसरे का नाम है द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये समूह लद्दाख के लगभग सभी धार्मिक और राजनीतिक निकायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि शुरू में जो दोनों बॉडीज थे उनकी मांगे अलग अलग थी, लेकिन अब इनका एक साझा एजेंडा है और वह एजेंडा है लद्दाख को राज्य का दर्जा। इसके अलावा जो दोनों बॉडीज हैं उनके द्वारा ये भी मांग की जा रही है कि लद्दाख को पूर्वोत्तर के तरह ही दर्जा दिया जाए, यानी कि उन्हें अनुसूची 6 में जोड़ दिया जाए, जिससे कि वहाँ की जो भूमि है और वहाँ के जो आदिवासी हैं उनकी रक्षा हो पाए। और आपको ये ध्यान में रखना है कि लद्दाख के लोगों में इन दोनों समूहों की व्यापक स्वीकार्यता है, और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है कि किस तरीके से लद्दाख में लोगों में गुस्सा है, खास करके अपनी जमीन और अपनी जो पहचान है, उनकी जो संस्कृति है उसको लेकर के, और सरकार को इसको समझना चाहिए और समय रहते कदम उठाने चाहिए। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, उड़ान योजना की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें। टियर 2 और टियर 3 शहरों को महानगरों से जोड़ने में सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं, उस पर आपको यहाँ पर चर्चा करना है। तो हमने उड़ान योजना की चर्चा की, आप इसके बारे में यहाँ पर लिखें। दूसरा, जो चुनौतियां हैं उसके बारे में आपको लिखना है। जो 3 चुनौतियों की हमने चर्चा की उसका आप यहाँ पर उल्लेख करें, और इसका उल्लेख करते हुए आप आसानी से अपने उत्तर को लिख सकते हैं। सभी बातों की चर्चा हमने यहाँ पर की है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल राज्यों को
कौन से सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं? क्या इसमें लद्दाख को शामिल करने से इस क्षेत्र को अपनी अनूठी संस्कृति और विरासत को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके उत्तर को लिखते समय आप यहाँ पर छठी अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे, उनमें जो राज्य शामिल हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे, और यहाँ पर आप लद्दाख के बारे में ये चर्चा करें किस तरीके से वहाँ के लोगों के मन में इस बात का डर है कि उनकी भूमि, उनकी संस्कृति को बाहरी लोगों से खतरा हो सकता है, किस तरीके से वहाँ पर जो हिल काउंसिल हैं वह कमजोर हुए हैं, और जिसके कारण लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने की जो मांग है वह जोर शोर से वहाँ पर पैर पसारती जा रही है। और लद्दाख के लोग ये चाहते हैं कि उन्हें छठी अनुसूची में भी शामिल कर दिया जाए, जिससे कि उनकी संस्कृति और उनकी जो भूमि है उसकी रक्षा की जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको लिखने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे, इनको रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर से लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।